आज ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में हमारे पास एक्चुअली फिजिक्स को जब मैं इंट्रोडक्शन दिया था तो फिजिक्स को मैंने बोला था कि दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक भाग था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, जो आपको 13 नंबर की जनरली अभी तक पूछी गई है 13 नंबर की। उसमें से आपको हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फर्स्ट मान के चलते हैं। फर्स्ट होता है, हर जगह एग्जाम में यही स्टार्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब इलेक्ट्रिसिटी में है क्या, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में थ्योरेटिकली लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पहली बात होती है कि उसको समझ लेना, पूरी चैप्टर को समझना। यदि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को आपने समझने का प्रयास नहीं किया या नहीं समझा तो आपको केवल पूरी चैप्टर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी बात, एक बार और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिसिटी जो अभी हम पढ़ रहे हैं यही चीज़ आपको 12th में भी काम आता है। सेम टू सेम पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी, इसी को इलेबोरेट करके उसमें समझाया गया है। अभी हम लोग फिलहाल जो इलेक्ट्रिसिटी 10th का बेस है उसके आधार पर चलते हैं। कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर में। इस चैप्टर में इंटरेस्ट होना बहुत दिक्कत होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने देखा यहाँ पे, इस चैप्टर को समझना और उसमें इंटरेस्ट लेना, ये दो इम्पोर्टेंट काम होता है। तो मैं पहले इसके बारे में ओवरव्यू दे दूं, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो हम लोग जितनी इन्वायरमेंट में जो भी देखते हो, लाइटिंग जो भी देख रहे हो या बल्ब चमकता है या डेकोरेशन जो भी करते हैं वो सारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिक क्या है, एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी, विन एनर्जी। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्लास 9 में भी बताया था और 10th में भी पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बेसिकली दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो मूव नहीं करता है। यानी कि हमने दो भाग में डिवाइड किया। एक जो मूव करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये मूव करता है। करंट का मतलब फ्लो, मूव। और एक होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली स्टैटिक माने जो रुका हुआ रेस्ट में है। स्टैटिक माने रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में जो करंट होगा, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में होगा और ये रैंडम या मूविंग या फ्लो जो करेगा करंट, हाँ, फ्लो कंडीशन। और ये हो गया फ्लो कंडीशंस, दोनों में अंतर। ये पहला तो बेसिक चीज ये है हमारा। अब यहाँ पे एक चीज जो बेसिक हम लोग देखेंगे, रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन क्या होती है बताते हैं। सपोज दैट कि एक ऐसा चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी मैंने चार्ज हो गया, अभी इस पे बाद में आएंगे। तो करंट क्या हुआ, रेस्ट कंडीशन में जो करंट होगा, ठीक है, जिसमें करंट का फ्लो एक ही जगह होगा, ज्यादा मूव नहीं कर रहा, वो मूव कर ही नहीं रहा, रेस्ट में है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इसका स्टडी जो है अभी हमें फिलहाल 10th में नहीं करना है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो जो होता है, तो दो तरह का। तो ये जो टॉपिक है अभी हमें, इसे अभी हमें 12th क्लास में पढ़ना है और हमें जो 10th में पढ़ना है वो ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब ये फ्लो क्या करता है, तो ये समझना कि ये फ्लो होता क्या है, कैसे करता है, क्योंकि इसमें तो पढ़ना ही नहीं है। इसके बारे में मैंने बोला कि अभी हमें पढ़ना ही नहीं है। अभी पढ़ना किसको है, इलेक्ट्रिकल करंट। 10th में सीबीएसई बोर्ड में इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। अब ये देखो फ्लो होता क्या है। सपोज दैट यदि हम फ्लो करने की बात करते हैं तो इसे मान लीजिए, समझाने के लिए ले रहे हैं। मान ले ये एक हम कोई कंटेनर है, वायर होगा कंटेनर, किसी तरह कंटेनर है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हो, इस तरह से पार्टिकल हो, इस तरह से पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये पार्टिकल्स है, यहाँ अलग अलग पार्टिकल होगा। पता है 3 तरह की पार्टिकल होती है हमारी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कंटेन करेगा 3 तरह की पार्टिकल से बना होता है। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ रखे हैं, प्रोटॉन जो होता है ऑलवेज प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे फ्लो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, इसलिए इसका कंसीडर हमें नहीं करना है। अब हमें यही दो पॉइंट पढ़ना है पूरी चैप्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्लो। अब यहाँ पे देखिए ये स्टैटिक कंडीशन, इसमें थोड़ा सा लेके हम समझाते हैं क्या होता है। मान लिया जाए ये करंट है यहाँ पे, ठीक है, यदि इसका फ्लो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो तो ये रुका रहेगा, ठीक है, स्टैटिक में इसी जगह इसकी फ्लो है, चार्ज है लेकिन ये फ्लो नहीं हो रही है, ये स्टैटिक हो गई। लेकिन ये पार्टिकल ले लो, ये इधर भी मूव करे या इधर मूव करे, ये यदि कहीं मूव नहीं कर रहा है तो ये स्टैटिक हो गई, और यदि ये मूव कर रहा है तो ये हमारा करंट हो गई, ठीक है। अब हम लोग इस चीज को थोड़ा देखते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। सबसे बड़ी बात है, इसका रिसर्च जो थे, एक कूलम नाम का साइंटिस्ट थे जो पहले सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च किए थे कि ये है क्या, इसका बिहेवियर क्या है। ये आपको 15वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस समय में कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च किया। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि इसमें कुछ चार्जिंग होती है। उसने चार्ज के बारे में, जो हमारा बाद में साइंस था उसके बारे में देखा, उस समय में चार्ज के अपने कैलकुलेशन नहीं था। बाद में इसने देखा कि क्या चार्ज उन्होंने मेंशन किया था। चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, कूलम होता है। अब यहाँ देखिए, और ये क्या है 1.6 × 10⁻⁻19, ये भी कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम हो गया, लेकिन हमें एक चीज पढ़ा है हमने कि प्रोटॉन में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है। तो ये चीज हमें केवल यहाँ लगा देना है, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस है। इतनी चार्ज इसके अंदर में होती है। यानी कि हम लोग, यदि हम लोग ये बात करें तो हमारे पास दो चीज आ गई। चार्ज जो होता है इसमें 1.6 और 10⁻⁻90 माइनस 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। अब ये देखिए, इन्होंने जो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया, साइंटिस्ट को कोई पैसा मिलता नहीं, उनके सामान में क्या होता है, उस यूनिट के जिसके बारे में रिसर्च करते हैं उसका ऐसा यूनिट डाल दिया। तो ये चार्ज का हो गया ऐसा यूनिट। अब ये पता चले कि क्या यूनिट होती है मिनिमम। सपोज दैट यदि एक प्रोटॉन जाता है तो 1.6 × 10⁻90, यदि उसको बोल देंगे दो इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल मूव कर रहा है या पार्टिकल मूव कर रहा है तो *2 कर देंगे। यदि 3 पार्टिकल मूव किया *3 करेंगे। तो इस तरह से ये मूव होता है। चार्ज समझ में आया कि मिनिमम जो पार्टिकल यूनिट होगा, इलेक्ट्रॉन जो पासिंग करेगा वो 1.6 × 10⁻⁻90। यदि हमने बोल दिया कि 5 चार्ज क्रॉस कर रहा है तो 5 चार्ज मतलब 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पास होगी, ठीक है। ये बेसिक चीज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बस एक ही ध्यान रखना है, इसमें माइनस लगा देना है और प्रोटॉन में प्लस लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसमें इतना बेसिक चीज हमें क्लियर हो गई। अब जो सेकेंड स्टेप जो है हम लोगों को अब देखना है क्या होता है। अब देखिए, अब ये जो करंट होता है इसके बारे में बेसिक जो चीज आएगी हमें, करंट फ्लो कैसे करता है। मान लिया जाए हमारा एक वायर इस तरह से है, हमने लिया है, ठीक है, एक वायर है, और ये वायर यदि हमारा यहाँ पे है, हमने लिया है, ठीक है, एक वायर है, वायर में करंट है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हों। अब यहाँ पे क्या होगा, इस छोर से करंट जो होगा, करंट है वो फ्लो कर रहा है इधर सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें बेसिक चीज क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई है, प्रोटॉन्स है, ठीक है, ये यहाँ से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो ए से बी की तरफ जा रहा है तो नॉर्मली नहीं जाती है। हम लोग को ये बता दिया गया कि ए से बी की तरफ कोई पार्टिकल जाती है, ठीक है। अब मान लिया जाए इसमें बहुत सारी जगह पे ये इस तरह से और भी पार्टिकल होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो ये जो पार्टिकल यहाँ से उठ के ये पार्टिकल मूव किया यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो उसको क्या होता है, वो इस पार्टिकल से टकराता है, ठीक है। टकराने में क्या होगा, उसका एनर्जी वेस्ट होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ए पार्टिकल से उठ के कोई भी करंट या कोई भी चार्ज जो है बी पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में हमें एक वर्क किया, ये जो पार्टिकल है यहाँ से उठ के और ये उठ के यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। तो ये आपको चार्ज किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और समझिए, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको वर्क डन कहेंगे हम लोग। कोई भी काम हुआ ना, यहाँ से पार्टिकल उठा और इस जगह पहुंच गया, ठीक है। तो ये वर्क हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया। वर्क को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? W से इंडिकेट करते हैं, क्लास 9 में पढ़े। अब देखिए, और यहाँ से यहाँ तक W पे गया और क्या जा रहा है? चार्ज जा रहा है। तो चार्ज का हमने पहले ही बताया था Q से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब जा गया ये करंट, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो गया तो वो क्या हो गया? इसमें कोई डिफरेंसेस था, इसीलिए यदि समान चार्ज होता, एक जैसे समान चार्ज होती, तो क्या ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ पे जा पाता है? कभी नहीं जाता, क्योंकि आप ये समझिए यदि समान चार्ज होगा, डिसिमिलर होगा, तभी वो फ्लो करेगा, ठीक है। यदि सब एक ही तरह के बच्चे हैं तो किसी में चेंजिंग आएगी? नहीं आएगी। चेंजिंग कब आती है? कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा और बहुत लो होगा, तो इंटेलिजेंट वाले क्या करेंगे? अपना जो एनर्जी है लो वाले को देंगे, तब ना लो वाले ऊपर की तरफ उठेगा, तब ना बोलते हैं इसमें चेंजिंग आया। यदि दोनों का एक ही लेवल हो, एक ही कांस्टेंट हो, वहां पे चेंजिंग नहीं करेंगे। ये पार्ट को हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बताएंगे। अब यहाँ पे साथ में लगे हाथ देखते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसमें हम लोग उसको बोलते हैं, जो पावर गया यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग किसको बोलते हैं? V से इंडिकेट करते हैं, जिसके कारण ये पार्टिकल यहाँ पे गया। और यहाँ पे क्यों गया? तो इसमें जो ये जो V होगा क्या होगा? W/Q। यहाँ पे इसका मतलब समझिए, V को हम लोग वोल्ट बोलते हैं और W इक्वल टू वर्क डन हो गया और C मतलब कूलम हो गया। अब समझिए, इसको देखने के लिए इससे पहले टॉपिक और समझिए, करंट क्या होता है। करंट देखिएगा, करंट हम लोग बोलते हैं ना कि करंट इसमें जा रहा है या इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, वो करंट होता क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए इस यही वायर लीजिए, अब इस पे ये जो वर्क जो है, वर्क डन जो होगा, इसके लिए एक फैक्टर और होता है करंट। करंट के पहले में करंट बताना है, तो करंट देखिए, करंट कैसे समझिए, इसको समझने के लिए आप करंट को समझिए। एक वायर है, ठीक है, मान लिया जाए कॉपर का वायर, उससे भी अच्छा लेना चाहते हैं तो सिल्वर का लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें करंट जो होता है सबसे ज्यादा फ्लो करती है। अब आइए यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कैसे। अब मान लिया जाए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने भी क्या बोला, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, सपोज है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट। अब ये जो करंट है इसको हम लोग I से इंडिकेट करते हैं। अब ये करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है। अब ये करंट जा क्या रही है, तो करंट यदि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रही है, उसमें कुछ चार्ज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो चार्ज होगा, ये जो जा रही है इसमें Q चार्जेस है, और चार्ज जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कुछ न कुछ तो टाइम लगा ही होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है साइंस में, हम लोग उसको टाइम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा टाइम, T से इंडिकेट करते हैं, और टाइम को सेकेंड में ही इंडिकेट करते हैं। मिनट में दी हो तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, आवर में होगा तो भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये बेसिक चीज है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो Q/T से इंडिकेट करें। क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ से जो पार्टिकल था उठ के इधर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, आवेश होगी, चार्ज होगी इसमें, और उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ तो सेकंड लगा होगा, तो इसीलिए इसको हम T से इंडिकेट करते हैं। ये भी एक मैथमेटिक्स जब आप बनाएंगे तो ये भी फॉर्मूला सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ठीक है, तो कितनी आवेश होता है, तो करंट इनटू टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि करंट यदि हमने बढ़ाने का प्रयास किए तो हमको यहाँ पे क्या होगा, इसकी चार्ज भी बढ़ानी पड़ेगी और समय को कम करना पड़ता है, ठीक है। इस चीज को समझिए, I बढ़ा, यदि हम करंट को बढ़ाना चाहें, किसी वायर में हम करंट को बढ़ाना चाहें, तो उसका जो चार्ज है उसको बढ़ाएंगे और टाइम को कम करेंगे। जैसे सपोज दैट, इसको समझना है तो ऐसे लीजिए, मान लिया जाए यहाँ से एक वायर है और यहाँ से पार्टिकल A है, पार्टिकल मान लिया X है और Y है, यहाँ पे आया X से Y पे आया, X से Y पे X के पास यदि कोई वायर है
30 कूलम है इसके पास चार्ज है, और इसको आने में मान लिया जाए 5 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो करंट कितना फॉलो किया इसमें, 30/5/6। हाँ, ये करंट जो होता है 5 होता है। अच्छा, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, हाँ, एम्पियर होता है, ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसको मेजर किससे करते हैं, इसको मेजर करते हैं एम्पियर नाम का, जो आपके घर में जो मंथली आता है ना चेक करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। वही मीटर देख के निकालता है ना, उसी को, इसको एम्पियर से इंडिकेट करता है। और इसको, ठीक है, एंगस्ट्रम से इंडिकेट करता है। करंट बराबर ए के पावर ए डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर हो गया, आमीटर से मेजर करते हैं। ये दो चीज ध्यान दीजिएगा, एम्पियर इसका ऐसा यूनिट है और इसको आमीटर से कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब यदि हमें समय कम होता, मान लीजिए इसी चीज को, कूलम को, यदि हमको आई को 30 है ना, यहाँ पे 30 लगा, यदि हमको यहाँ पे 2 सेकेंड लगा होता आने में, तो क्या हो गया, देखिए कितना करंट पास होगा, 15 एम्पियर पास होगा। तो इसका मतलब टाइम को कम कर देंगे तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, उतना ही कूलम है, लेकिन स्पीड क्या हो गई इसकी, बढ़ गई। 2 ही सेकंड में ये पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक। और इस केस में क्या हुआ, 5 सेकंड लगा था, तो 5 सेकंड लगा था तो 6 एम्पियर इसमें करंट पास हुआ। और टाइम यहाँ पे घट गया तो क्या हो गया, सेम चार्ज लगा हुआ है तो इसमें, लेकिन इसमें हमने इसमें क्या है, टाइम कम कर दिया, तो इसका करंट का फ्लो क्या होगा, 15 एम्पियर हो गया। इसका मतलब यदि हमें कूलम सेम होगा, यदि टाइम का ड्यूरेशन कम कर देंगे तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस दो चीज क्लियर हो गया। इसमें एक इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। ए के एंगस्ट्रम, ए के डॉट यहाँ पर डाल दिया, और इसको मेजर करने के लिए आमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। बाद में कहीं कहीं इसमें एक टॉपिक और आता है, गैल्वेनोमीटर और एम्पियर में क्या डिफरेंसेस है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है छोटा से छोटा यूनिट को मेजर कर लेता है, लेकिन आमीटर में थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिक चाहिए, इसीलिए जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, इसलिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं, बाद में हम उसको बहुत सारी चीज देखेंगे। ये एग्जाम में पूछता है कि आपको क्या होता है गैल्वेनोमीटर आमीटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों करंट को मेजर करने के लिए होता है। तो गैल्वेनोमीटर सबसे छोटा यूनिट को मेजर कर लेता है, लेकिन इसमें बड़ा यूनिट चाहिए। अब इस चीज को समझिए, इस चीज को समझना है तो कैसे होगा, तो वर्क डन अपॉन कूलम, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कूलम क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ज्यादा करंट और टाइम दो फैक्टर पे क्यों डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, इसमें एक चीज और समझिए, इसमें एक लगे हाथ एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कहीं भी देखिएगा, और ये एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रहा हूँ, हम लोग जब छोटे थे तब भी यही पढ़े थे और आज भी हम यही आपको बता रहे हैं। समझिए इसमें, क्योंकि ये एग्जाम्पल कॉमन है, आप कहीं भी देखेंगे तो यही एग्जाम्पल आपको पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट बताया था ना, अभी वोल्ट बराबर क्या बताया था, वर्क डन अपॉन कूलम, कूलम बताया था हमने। तो ये क्या होता है, ये इसके वोल्ट माने ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ये वोल्ट होता है। ये वोल्ट होता क्या है, जिससे मैंने अभी बताया था कि कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, यहाँ पे एक वायर है और यहाँ से यहाँ तक कोई करंट पास हो रही है, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक पास हो रही है। तो पास होने में मान लीजिए एक पॉइंट है, पार्टिकल ए पे है और बी पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो पहुंचने के लिए इसमें क्या चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव किया उसको वर्क डन कहते हैं, वर्क डन हो गया। और यहाँ पे वर्क डन करने में क्या लगा, कूलम चार्जेस भी इन्वॉल्व है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, इसको बेसिकली समझना है तो हम लोग को घर में देखिए, घर में आप देखेंगे ना, कभी भी पानी जो है, टंकी जो है, हम लोग सबसे ऊपर छत पे लगाते हैं। नीचे में भी पानी पास कर सकता है नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जितना ऊंचा बढ़ेगा उतना फोर्स से नीचे घर में आएगा। यदि हम नीचे में टंकी रखें तो सारा पानी उतना फोर्स में भी नहीं आएगा, उसके लिए हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताने का, वो पानी के टंकी से क्या रिलेशन है ये समझाते हैं। मान लिया जाए यदि मेरे पास ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ भी ए पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा बी है,
यदि ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है, इसको समझना है तो ऐसे कीजिए, ऐसे। ये कंटेनर है, ढक्कन लगा दीजिएगा अपना आप लोग, ठीक है, इस तरह से ढक्कन लगा दीजिएगा। और एक टंकी भी सेम पॉइंट का है, इस तरह से वायर लगा हुआ, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है और पूरा पानी भर दिए इसमें, ठीक है। ये हमारा एक्स कंटेनर है और इसमें हमें पानी इतना भरा है, केवल देखिए ध्यान से, ये वाई कंटेनर में मैंने इसमें पानी भरा और इससे इसको कंटेनर को यहाँ पे बंद कर दीजिए, ऐसे करके बंद कर दीजिए, चाबी ऐसे लगा हुआ चाबी। अब देखिए बंद है, पानी अभी यहाँ पे आकर रुका हुआ है, इससे इसमें नहीं आएगा। अब देखिए इसको टंकी ऐसे ही ना यहाँ पे चाबी लगा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग खोल देंगे, खोलेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ गया। ये इसको खत्म कर दीजिए, क्यों रखने देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, पानी का फ्लो आएगा, पानी का फ्लो क्या होगा, ये आके इसमें भरना शुरू हो जाएगा। यदि ये कंडीशन ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा समझिए, ऐसे ऐसा है, पानी मान ले यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया और यहाँ पे ये भी इसी तरह से पानी भरा हुआ, ठीक है, पाइप के थ्रू हमने पानी भर दिया इसमें। तो दोनों को मान लिया जाए, ये हमारा मान लिया जाए सी और डी है कंटेनर, ठीक है। तो क्या पानी का यहाँ पे फ्लो हो पाएगा इधर से इधर, लेकिन इसमें हो पाएगा, ये नहीं होगा। ये देख लीजिए एक्स वाई है और सी डी है, दो कंटेनर हमने अलग अलग लिया। तो क्या पानी का इसमें फ्लो हो पाएगी, तो इसमें ज्यादा होगा फ्लो होगा ही होगा, लेकिन इसमें पानी का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह इक्वल है ना, दोनों बराबर बराबर चार्जिंग है, दोनों में भरा हुआ है पानी बराबर बराबर, तो दोनों में पानी भरा हुआ है, इसीलिए इससे पानी क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्रॉस करेगा, कब तक करेगा, जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो। इसीलिए हमने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मतलब क्या हो गया, ये जो करंट है यहाँ पे ये जो है, ये इधर तभी जाएगा जब दोनों में डिफरेंस होगा। यदि इक्वल चार्जेज होगी दोनों में, तो क्या पानी का फ्लो हो पाएगा, या इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन को कंटेंट में बात करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यदि हम लोग बेसिकली समझाएं तो जो करंट का मूवमेंट होता है या फ्लो होती है, वो हाई प्रेशर, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर एरिया में मूवमेंट होती है। तो यहां से यहां तक जो मूव कर रहा है उसकी वजह क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर क्या डाला है, बहुत ज्यादा करंट है और इधर करंट की मात्रा क्या है, कम है, इसलिए करंट की फ्लो हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, समझ में आ गया। डिफरेंस मतलब ये डिफरेंस, यदि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो रुक जाएगी, नहीं बढ़ेगी करंट। और यदि आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में अंतर, डिफरेंस माने अंतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क डन होगा और करंट का फ्लो होगा वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गई हमारे पास। और हमने अभी तक किस किस चीज को देखा, हमने वर्क को देखा, कूलम का देखा, वोल्ट देखा और करंट को देखा। वर्क डन का पता ही है, ऐसा यूनिट जूल होता है, कूलम का सी हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट बोला जाता है और आई को करंट कहते हैं ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, करंट का एम्पियर, वोल्ट को वोल्ट ही होता है, या कभी कभी भी लिखा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये कैपिटल भी होगा तो इसका स्मॉल भी हो जाएगा, और कूलम का सी होता है, जूल होता है। ये सब ऐसा यूनिट देखेंगे, इस पे 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल अधिकांश तक पूछा जाता है। यही जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, तो उस फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है यहाँ पे सारा का सारा। अब जो हम लोग इसके बाद देखेंगे, अभी जो इसके बाद जो देखेंगे, अभी तक हमने देखा है, यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको फाइंड आउट करके उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, उसको रिटेन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ओम लॉ है, ओम जी थे, इसके बाद रिसर्च किए थे उन्होंने क्या किया था, ये V और I के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे। V और I के बीच में उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में उन्होंने
उन्होंने रिलेशन को पूरी लाइफ में यही काम करते रहेंगे वो, V और I के बीच में क्या रिलेशन है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट का क्या होगा, करंट बढ़ाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, और इनका योगदान हमारी लाइफ में आज लाइफ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग इन्हीं के थ्योरी को यूज करके एलॉय का कंस्ट्रक्शन करते हैं, पानी गर्म करते हैं, ठीक है, ओवन का यूज करते हैं, जो भी चीज करते हैं हीट से रिलेटेड इन्हीं की थ्योरी को यूज करते हैं, रेसिस्टिविटी इन्हीं में इन्होंने रिसर्च किया था। तो ओम का क्या कॉन्सेप्ट था, ओम ने क्या किया पूरी लाइफ में V और I के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने का प्रोसेस किया, और आगे का कंटेंट जो नेक्स्ट टॉपिक हमने बताएंगे उसमें, ये तो अभी जो था इस चैप्टर का बेसिक थ्योरी था क्या होता है और कैसे हम इसके बारे में आगे फर्दर बढ़ेंगे। इसके बाद जो कुछ थ्योरी है मैं बाद में लिखा दूंगा, इसमें क्या क्या डिफिनीशंस है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, कूलम क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सब बेसिक हो गई आपकी क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ओम लॉ को बात, हाँ अभी से मैंने बताया था कि इसमें आप कंटिन्यू करेंगे हम लोग किस चीज को, ओम लॉ को। ओम ने क्या किया था ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बताया था आपको कि ओम ने क्या कंसेप्ट किया, पूरी लाइफ उनका एक ही चीज में रिसर्च हो गया, V और I के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। ओम लॉ में हम लोग ये देखते हैं कि ओम ने अपनी पूरी लाइफ को V और I में डिस्टर्ब किया, तो उसमें ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या रिलेशन, तो मैंने बताया कि इसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया। उन्होंने क्या बताया, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, एट ए, या कहीं कहीं आप देखिएगा इसके बारे में बोलता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, या कहीं कहीं लिखा होता है एट ए रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वो टेम्परेचर कांस्टेंट होगी, तो एट ए रूम टेम्परेचर और ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। यदि हम बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पर या कांस्टेंट टेम्परेचर में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट पास करेगा। उन्होंने यही बताया था कि बोलता है एट ए रूम टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट है तो ऐसे लिखे, इनडायरेक्ट होता तो क्या लिखते हैं 1/I लिखते, तो ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, ये नहीं बोला इसने, ये नहीं बोला, ये बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, तो इसी लॉ को उन्होंने, इसी नियम को उन्होंने बोला ओम लॉ। तो ओम ने इसके बारे में रिसर्च किया था, बोला था एट ए रूम टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और इसी चीज को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, तो उसको बोलते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू I इनटू R। R क्या है, R हमारा कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं R यदि मेरा कांस्टेंट हो गया तो हमारा I बराबर क्या हो गया, V अपॉन R, V अपॉन R, और R को ही इन्होंने क्या कहा, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, अभी रेसिस्टिविटी नहीं, अभी रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, R को R इक्वल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, ये बात को समझिए पहले। रेसिस्टेंस होता है, अभी मैंने आपको एक दो चीज बताया था कि एक वायर है, यदि एक वायर के अंदर में करंट का फ्लो हो रही है, करंट की फ्लो हो रही है, तो यहां से यहां तक, अभी इससे पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, हाँ, कि इसमें जो हो रही है पार्टिकल एक से दूसरी जगह पे पॉइंट A से B पे जा रही है, तो वर्क डन होगी, वर्क डन होने में ये क्या होगा, पार्टिकल आपस में कोलाइड करेगी, टकराएगी, टकराने से इसमें एनर्जी रिलीज होता है, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, केवल अपनी फॉर्म चेंज होता है। तो ये रेसिस्टिविटी क्या होगी, ये आपको इसकी फ्लो करने में रेसिस्ट करता है, हमने विरोध करता है, फ्लो करने में विरोध करता है। यदि A से B पे गया, मान ली पार्टिकल यहां से यहां तक गया, ये ऐसे समझिए, ये पार्टिकल यहां से यहां तक गया, यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ पे लगा हुआ रुका हुआ है, इससे टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, ये इधर मूव कर गया, यहाँ भी एक पार्टिकल था, इससे टकराया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पार्टिकल था, फिर हो सकता है ये इधर आ गया, फिर यहाँ पे पार्टिकल इससे टकराया, यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे पार्टिकल इसको मिल गए।
यदि ये पार्टिकल मिला तो क्या होगा, टकराने के बाद एनर्जी तो लॉस होगी इसकी, और यहां से यहां तक आने में इसको बहुत सारी एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जितना पार्टिकल ज्यादा टकराएगा किसी पार्टिकल के बीच में, वो उतना ज्यादा एनर्जी को लूज करेगा, अपनी करंट को लूज करेगा। तो इसी को रेसिस्टिविटी कहा गया। रेसिस्टेंस मतलब बढ़ने में जो बाधा क्रिएट कर रहा है आगे बढ़ने में, है ना। देखो जैसे आप लोगों को पढ़ना चाहते हो तो क्या होता है, मन कहीं भटकने लगता है तो वो भी रेसिस्टेंस में ही आया। ठीक है, उस रेसिस्टेंस को कम कर दीजिए तो क्या होगा, पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा। तो आपका जब मन भटका तो मन, ये सब जो मन तुम्हारा भटक रहा है, तो मन क्यों भटका, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब आपको जो पढ़ने का पोटेंशियल इसमें लगाना था, सीधा आते तो ठीक था, पढ़ते ही रह जाते किताब। अब किताब छोड़ के यहाँ पे आ गया तो टाइम वेस्ट हो गया, आपको समय क्रॉस कर गई। यही हाल होता है एलिमेंट के साथ। अब क्या हुआ, यहाँ पे आया, टकराया, अपना एनर्जी था इसमें थोड़ा सा दे दिया इसको, फिर यहाँ पे आया, यहाँ भी टकरा गया, यहाँ भी एनर्जी अपना लॉस करके चला गया, फिर यहाँ टकराया, यहाँ भी एनर्जी लॉस किया, फिर इधर आया। तो ये कंटिन्यूअली वे में होता है, कंटिन्यूअसली वे में हुआ। और एक चीज समझिए, और ये जितना बार टकराएगा उतना ज्यादा एनर्जी लूज करेगा अपना, और इसी चीज को रेसिस्टेंस कहते हैं। यदि किसी पार्टिकल में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन उतना ही पास करेगा, नहीं कर पाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या हो रही है, बार बार लूज कर रही है, तो करंट क्या होगा, वो भी कम हो जाएगी। तो रेसिस्टिविटी यदि ज्यादा होगा तो आपको करंट को ज्यादा पास करवाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। इसीलिए आप पढ़ेंगे हम लोग आगे कि R की वैल्यू किसी किसी चीज में कम करना पड़ता है। यदि हमें ज्यादा करंट चाहिए तो R की वैल्यू को कम करेंगे, मतलब ये जो पार्टिकल टकराने की जो स्थिति है उसको कम करना पड़ेगा, है ना। और यदि हमको ये पार्टिकल ज्यादा टकराएगा तो ज्यादा रेसिस्टिविटी मिला, और ये ज्यादा मिला तो I और V दोनों कम हो जाएगी। यदि हमको R को कम कर देंगे तो I और V की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी चीज को इन्होंने रिसर्च करके बताया, R इज अ रेसिस्टेंस। और इसी चीज को हम लोग यदि देखेंगे गौर करके कि R, अभी मैंने बताया कि R की वैल्यू को कम करना है। बहुत सारा चीज है जिसमें R की वैल्यू नहीं चाहते हैं हम लोग। जैसे घर में करंट आ रहा है, वहां पे R की वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, तार जल जाएगा, गर्म हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। यदि हम वहां पे R को नहीं चाहेंगे ज्यादा, तो इसीलिए आप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या बोले, कॉपर लगाइए। यदि अच्छा और उससे अच्छा करना चाहते हैं तो आप सिल्वर लगा लीजिए, चांदी का तार लगा लीजिए, उसमें रेसिस्टिविटी नहीं होता। लेकिन पॉकेट तो अलाउ नहीं करेगा, कॉपर तो अलाउ करना ही पड़ेगा। तो कॉपर लगाएंगे। कॉपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस कम होता है और वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी। हीट क्यों प्रोड्यूस हुई, क्योंकि इसी से टकराने के बाद जो एनर्जी है वो हमको हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो अब ये रेसिस्टेंस यहाँ तक ओम लॉ हो गया। ठीक है, अब ये रेसिस्टिविटी के बारे में यदि हम देखते हैं, रेसिस्टिविटी मैंने बोला ना बहुत सारा चीज है इसमें, रेसिस्टिविटी हमें नहीं चाहिए, कम चाहिए। अब इसमें रेसिस्टिविटी कम करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज मतलब होता है, तो ये जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, अब ये रेसिस्टिविटी कम करना है किसी को, तो पहले तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, पहला तो है टेम्परेचर, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हो गया। सेकेंड हो गया लेंथ ऑफ वायर, सेकेंड है लेंथ ऑफ वायर, अभी बताएंगे इसके बारे में, लेंथ ऑफ वायर। तीसरा जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दो के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए सॉरी एक काम कीजिए, रेसिस्टिविटी बाद में इसको लेने के बाद रेसिस्टेंस हो गया, ये क्या है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के लिए कितना फैक्टर होता है बताया, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ वायर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी लेंगे, लेकिन इसके बाद का जो ऐसा यूनिट होता है ना उसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं अभी, रेसिस्टेंस को कम करना है या ज्यादा करना है, दोनों चीज से हमें काम पड़ता है। तो रेसिस्टिविटी जो होता है दोनों चीज से काम करने के लिए हम लोग लेते हैं। और इसके लिए हमने बोला रेसिस्टेंस जो होता है, यदि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, इसको इंडिकेट करेंगे कि रेसिस्टेंस जो बढ़ेगा वो टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वायर ज्यादा हीट होने लगेगा, इसका मतलब यही है। सेकेंड है लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, लेंथ को एल से इंडिकेट करते हैं, पता ही है,
तो रेसिस्टेंस जो होगा वो उसका लेंथ, वायर का लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा रेसिस्टिविटी क्रिएट करेगी। इसलिए आप सब देखिएगा घर में कभी वायरिंग करते हुए देखेंगे आप लोग, एक लंबा सा तार नहीं रखता है वो लोग, हर एक 10 मीटर 12 मीटर पर वो क्या करेगा, कट कर देगा, वो कोई पॉइंट ऐड कर देगा या इस तरह का होता है। एक्चुअली हमारा मकान भी अब बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है पहले, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, इलेक्ट्रिशियन देखोगे लंबा लंबा वायर नहीं रखता, वो कहीं ना कहीं कट करके पॉइंट को ऐड करेगा, क्योंकि लेंथ को छोटा करना है। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन एरिया, रेसिस्टिविटी जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसको बारे में समझिए, इसको समझना है। एक लेंथ हो गया, ये वायर हो गया, अब ये वायर है, अब ये समझिए इतना बड़ा वायर है हमारा, इसका लेंथ क्या है, इतना बड़ा, तो आर क्या होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, जितना वायर का लेंथ होगा उतना ज्यादा रेसिस्टिविटी क्रिएट करेगा। अब हमको ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाना है इसमें रेसिस्टिविटी नहीं है चाहिए, या कम से कम चाहिए रेसिस्टिविटी, ऐसा तो कर नहीं सकते, उसको खत्म कर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। अब कम करने के लिए हमने क्या बोला कि एक ही फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया। एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किस चीज का नाम, ये समझिए, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है टुकड़ा। ठीक है, अब इसको हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। अब यहां पे देखिए ये ऐसे, ये ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे लेके चलिए इसको ऐसे। अब देखिए वायर को क्या हो गया, लेंथ हमने छोटा कर दिया, 4 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले एक ही था, लंबा वाला था, एक था, तो एक होगा तो रेसिस्टिविटी क्या था, ज्यादा था। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 भाग में डिवाइड हो गया अपने क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ना, ये वाला एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर तीसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर चौथा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये 4 क्रॉस सेक्शन एरिया हो गई। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी, बढ़ गई, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इम्प्रोपोर्शनल है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये दोनों है, ये क्या है, इम्प्रोपोर्शनल है। अब इस चीज को यदि हम लोग देखना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये ध्यान दीजिए। तो ये इक्वेशन आप मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इसको हम लोग ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हटाते हैं ना, यहाँ हटा देते हैं इसको। अब देखिए इसको यदि हम हटा दें तो कैसे निकलेगा, ये समझिए कैसे निकलेगा। तो R प्रोपोर्शनल टू L था और R प्रोपोर्शनल टू 1/A था। इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकेंड हम माने थे, इसको थर्ड माने थे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या क्या निकला, R प्रोपोर्शनल L/A लिख सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, क्योंकि R बढ़ाना है, रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो लेंथ को बढ़ाना है, और R को कम करना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाना है। इम्प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इम्प्रोपोर्शनल इसी को कहते हैं। इम्प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बढ़ना, एक बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। इम्प्रोपोर्शनल का मतलब R बढ़ेगा तो A घटेगा, A बढ़ेगा तो R घटेगा, एक घटने से दूसरा बढ़ता हो, तो इस तरह का रिलेशन को बोलते हैं इम्प्रोपोर्शनल। तो अब फ्रॉम ये हो गया, तो R जो है यहाँ पे ये हो गया, इसको रो से इंडिकेट करते हैं, L/A। तो R को क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं ना, RHO। ठीक है, रो से इंडिकेट किया हमने, ये स्पेशल टाइप का सिंबल, और इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, जो मैंने पहले गलती से लिख दिया था, रेसिस्टिविटी। अब ये क्या है, नेचर ऑफ वायर होता है, इसी का फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नेचर ऑफ वायर। तो क्या होगा, किसी चीज का रेसिस्टिविटी, ओरिजिनली आपके बुक को जब पढ़ोगे ना, उसमें एक सीरीज, एक चैप्टर में चार्ट दिया हुआ है, सबसे ऊपर जो रेसिस्टिविटी जिसका बाय नेचर कम होता है वो होता है सिल्वर का, चांदी का, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद अदर मेटल भी आता है ना, तो सबका, तो उसका जो कॉपर चांदी का लगाएंगे तो बाय नेचर जो है उसका रेसिस्टेंस अपने आप कम होता है। ठीक है, अब इसी में किसी का रेसिस्टिविटी हमको बढ़ाना है, तो अब इससे पता चल गया उसका नेचर भी फैक्टर करेगा, तो इसी चीज को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं।
ठीक है। अब अच्छा, इसमें एक चीज हमारा छूट गया था, हमने बताया नहीं था ना, अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, अभी जो मतलब 10-15 साल पहले का इसका रिसर्च है। इसमें एक चीज भूल गया था मैं बताने का, फ्लो ऑफ करेंट। फ्लो ऑफ करेंट तो इसमें बहुत ज्यादा डीप में मत समझना है। यहाँ देखिए, एक मान लिया जाए एक ऐसे वायर हमारा बल्ब लगा हुआ है ना, बल्ब अच्छा बना देते हैं देखने में अच्छा लगे, इसमें ना तो गड़बड़े है, ऐसे है कोई बल्ब जल रहा है सपोज दैट, और यहाँ पे बल्ब से कनेक्टेड है, इसको हम लोग सेल से इंडिकेट करते हैं ना, सेल और बैटरी दो अलग अलग चीज होती है, तो ये सेल है। तो बड़ा वाला जो होता है ऑलवेज करंट को इंडिकेट करता है और छोटा वाला इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो करंट का फ्लो किधर होगा, जो बड़ा वाला है उधर होगा, और इसको बड़ा वाले को प्लस में इंडिकेट करते हैं, छोटा वाले को माइनस में इंडिकेट करते हैं। कन्वीनियंटली हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले की साइड करंट का फ्लो करते हैं। करंट कहाँ फ्लो कर रहे हैं, इधर बड़ा साइज है ना, इधर करंट गया और इधर इलेक्ट्रॉन गया, तो ये अलग अलग होती है। इसको कन्वीनियंट, इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च अभी फिलहाल नहीं है। तो आई की जो वैल्यू होती है, आई को करंट बोलते हैं, तो करंट किधर होगा, बड़े प्लस वाले बड़े वाले साइज, ये जो है ना सेल का ये बड़ा वाला पार्ट जो है ऑलवेज प्लस को इंडिकेट करता है। ये चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इस तरह का न्यूमेरिकल्स हमें बहुत सारा काम पड़ेगा। और ये चीज और समझना है इसमें कि ये यदि हमको होगा सेलोबैक्टिक, मैंने अभी एक वर्ड बोला था सेलोबैक्टिक, 7th क्लास में पढ़े होंगे। यदि ये जो एक सेल है 1.5 वोल्ट को इंडिकेट करता है, यदि कुछ नहीं लिखा है तो हमें अंडरस्टूड हो जाना है कि 1.5 वोल्ट है। यदि दो है इस तरह का जुड़ा होगा, इस तरह से जुड़ा होगा, तो ये हो गया 1.5 ये 1.5 ये, तो कितना हुआ 3 वोल्ट हो गया। यदि 2 से ज्यादा सेल मिल जाएगा 3, 4, 5 उसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको 2 सेल तक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 2 सेल मिला रहेगा तो सेल ही कहेंगे, 2 से ज्यादा मिलेगा तो उसको हम लोग बैटरी इंडिकेट करते हैं। प्लस माइनस क्लियर हो गया, एक कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया। इसको देखिएगा, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है